जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 27 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026। बहुत ही जल्द आपका परीक्षा होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग टोटल सामान्य ज्ञान के 40 सवाल को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का सेशन हमारा, क्लास हमारा। और ये जो वीडियो हमारा आता है डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह का प्रैक्टिस सेट अभी देखिए, जैसे ही ये परीक्षा उत्पाद सिपाही का खत्म होगा, फील्ड वर्कर का और कचपाल का दोनों का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे। तो डेली शाम में 7 बजे के आसपास हमारा वीडियो आ जाता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सामान्य अध्ययन का पहला सवाल आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 51 से। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इसको चलाया जाए तो संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर होगी? आरबीआई के ऊपर होगी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के ऊपर होगी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेबी के ऊपर होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका होगा ना, यही वाला आंसर होगा, ऑप्शन ये सेबी। ठीक है। अच्छा, सेबी का पूरा नाम अगर यदि आपको पूछ दिया जाए तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में आप भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और सेबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। साथ ही यह संस्था जो होता है ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद ये प्रदान करते हैं, सेबी। समझे? तो सारा जिम्मेदारी किसका होता है? सेबी का होता है। क्लियर हो गया आपका? आप लोग शेयर मार्केट का तो नाम सुने ही होंगे, है ना? तो वही शेयर मार्केट से रिलेटेड ये सारा कुछ है। अगला सवाल देखिए, WTO जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? ठीक है। तो देखिए इसका जो मुख्यालय आपका स्थित है वो हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जो है सभी के लाभ के लिए व्यापार खोलना होता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड, जेनेवा का जो स्विट्जरलैंड शहर है वहाँ पर स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। सही आंसर क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, माने कि विश्व व्यापार संगठन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? अब देखिए भारत में टोटल जो है 22 रजिस्टर्ड लैंग्वेज है। कितने लैंग्वेज है? 22 जो है लैंग्वेज ये रजिस्टर्ड है, अनुसूची यानी कि संविधान में लिखा गया है। तो भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? 53 का आप लोग को आंसर करना है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की भाषाओं से संबंधित सारी चीज़ें लिखी हुई है और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए, अभी तो ये जो 54 नंबर सवाल है आपका हवाई जहाज से संबंध है। आप एक बार सुने होंगे जो जहाज जब ये हुआ था, आग लग गया था, उसमें क्रैश हो गया था हमारे भारत में ही, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। एक ही व्यक्ति जो जिंदा बचा था, जो दावा कर रहा था कि हम जो है जहाज से कूद गए थे, यानी कि नीचे उतर गए थे जब जहाज क्रैश होने वाला था उस टाइम। समझे? तो हवाई जहाज में है ना एक ब्लैक बॉक्स लगा रहता है। ठीक है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स इसका नाम है, ये काला होता नहीं है, काला ये नहीं होता है, बस इसका नाम है। और इसमें जो है ना एक ऑडियो जो है यानी कि रिकॉर्डिंग होता है कि जो भी पायलट लोग जो होते हैं उन जो कुछ भी वो बोलते हैं वो सारा कुछ उसमें क्या हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स इतना, ये मतलब कि समझिए कि इतना अच्छा मेटल का होता है कि कुछ भी जहाज हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, फट जाए, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स कभी जो है नुकसान नहीं होता है इसमें। ये लगभग सुरक्षित ही रहता है। समझे? तो इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम होता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस ये होता है जो कि वायुयान के जो है कॉकपिट में पायलटों के बातचीत को रिकॉर्ड करने का काम करता है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता जो है इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो इस ब्लैक बॉक्स का जो कलर है वो नारंगी है। ठीक है। जिसको आप अंग्रेजी में ऑरेंज भी कहते हैं। क्लियर हो गया अंग्रेजी मीडियम वाले? अगला सवाल देखिए 55 नंबर, मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक कौन है? ठीक है। मत्स्यकटिकम ये जो है एक पुस्तक है, ग्रंथ है। मत्स्यकटिकम का अर्थात जो मीनिंग होता है हिंदी में, वो मिट्टी का खिलौना होता है या फिर मिट्टी की गाड़ी होता है। ठीक है। और ये जो है एक संस्कृत नाट्य है और साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है।
और इसमें जो है 10 अंक है, यानी कि 10 भाग हैं, और इसके रचनाकार जो है महाराज शुद्रक हैं, और नाटक की पृष्ठभूमि जो है सब मिला जुला करके पाटलिपुत्र यानी कि पटना के आसपास में ही इसका सारा कुछ वर्णन होता है। ठीक है, तो शुद्रक यहाँ पर आपको सही आंसर कर देना है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 56, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक बंदरगाह भारत का निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको आंसर कर देना एकदम आंख बंद करके, मुंबई पोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है प्राकृतिक रूप से। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे 57, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? 57 आपको आंसर करना है पाली भाषा में। क्या करना है? पाली भाषा में। बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस चीज़ से है, तो बौद्ध धर्म से है। क्यों है? तो बौद्ध जो है उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, उसी से संबंधित है। बुद्ध ने जो है अपने उपदेश जो है कौशल में, कौशाम्बी में और वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए, और बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और जनसाधारण की भाषा पाली का जो है प्रयोग किया। ठीक है, बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड ज़्यादा होते थे उस टाइम के, वो संस्कृत भाषा में सब कुछ काम करते थे, जबकि इन्होंने पाली भाषा को चुना। जैसे कि अभी हम लोग सभी लोग क्या कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा पढ़ना अच्छा चीज़ है, अंग्रेजी भाषा जो पढ़ता है वो ज्ञान वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की तरह उस समय संस्कृत भाषा था, जो पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, नहीं तो लगभग लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, समझे, क्योंकि ये था सभी लोगों को समझ में आने वाला भाषा। उसके बाद देखिए 58 नंबर, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास में स्थित है? किस राज्य के नज़दीक में स्थित है? आपको आंसर करना है महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका जो भाग है, ठीक है, यह जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। समझ गए। अगला सवाल देखिए, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा कितने होती है? सभी लोगों को इसका आंसर रटा हुआ है 6 महीना, है ना, सभी लोगों को इसका आंसर रटा हुआ है 6 महीना जो है का अंतराल हो सकता है, और इस प्रकार जो है वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन साल में संसद के 3 सत्र भी होते हैं, जिसमें पहला तो आपका बजट सत्र होता है, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र होता है, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक आपका चलता है। तो अभी संसद में 3 सत्र चलते हैं, लेकिन अधिकतम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, और 6 महीने का अंतराल से अधिक इसमें नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, बुल एंड बियर शब्द का जो है संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुल मतलब सांड, बियर मतलब वही बियर, है ना। आप लोग तो यही दिमाग लगा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल भी अलग है, ये सभी चीज़ों से क्या है, अलग है। बुल एंड बियर शब्द का जो संबंध है आपका वो किससे है? तो बुल और बियर शब्द का जो संबंध है आपका, रुकिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट से। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? स्टॉक मार्केट से करेंगे। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, इसका आंसर हमने बता दिया है, 60 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 61, ये सवाल आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? चंपारण, आप लोग नील खेती के बारे में पढ़े भी होंगे, है ना। राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को इन्वाइट करके यहाँ पर बुलाया था चंपारण में, और यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ एक तरह से। तो चंपारण में 3 कठिया प्रथा का जो तात्पर्य था वो क्या था? देखिए, 3 कठिया प्रथा में जो है प्रत्येक किसान को अपनी ज़मीन में जो है अगर यदि किसी के पास 20 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, 20 कट्ठा मतलब होता है 1 बीघा। आप देहात में होंगे, देहात के रहने वाले होंगे, गांव के रहने वाले होंगे, तो इस चीज़ को पता होगा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो इस 20 कट्ठा में से जो है 3 कट्ठा के ऊपर लोगों को नील का खेती करना होता था। ठीक है, 3 कट्ठा के ऊपर नील का खेती करना अनिवार्य हो गया था उस टाइम, अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाया जाता था। और इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में 1917 ईस्वी में सत्याग्रह का शुरुआत किया था। तो यही है आपका 3 कठिया प्रणाली। तो आप क्या करेंगे? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3 कठिया प्रथा का मतलब यही है, समझे। अगला सवाल देखिए, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के जो एक बरहिया ताल एक जगह है, ये विरोध हुआ था, इसका विरोध का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो क्या इसका आंसर करेंगे आप लोग? इसका देखिए आंसर करेंगे आप लोग, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो मुख्य उद्देश्य था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आप लोग थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे, जब घर की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ जाएगा, जब अपना
पुरखों का ज़मीन जब आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी ज़मीन का किस्म के बारे में। बकास ज़मीन क्या होता है, रेती क्या होता है, गैर मजुरबा आम क्या होता है, गैर मजुरबा खास क्या होता है, समझ गए, दान भूमि क्या होता है, CNT एक्ट के अंदर जो भूमि आता है वो क्या होता है। तो अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, उम्र के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है। चलिए अगले सवाल 63 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था? पहले तो इनका नाम था, सिर्फ नॉर्मल नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इनके नाम के पहले गांधी जी का शब्द का प्रयोग किया गया और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उनके नाम के पहले महात्मा जोड़ा था। समझ गए, माने कि 63 का चंपारण सत्याग्रह आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए 64 नंबर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है? 64 जो है उपयुक्त प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से कोसी और मगध के जो है मध्य में गंगा नदी बहती है। तो कोसी और मगध कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, आप लोग ऑप्शन डी कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 65 नंबर। शॉर्ट में अगर पढ़ेंगे तो चिली, नहीं तो लंबा में पढ़ेंगे तो चिकवी का माटा, ठीक है, चिकवी का माटा ऐसे पढ़ सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? 65 का आप लोग को आंसर करना है तांबा खनिज के लिए। ये विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तांबा खनिज के लिए। कौन सा जगह है? चिली। समझ गए। अगला सवाल देखिए 66। कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? बिहार में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा जो है, यानी कि जो बोली जाती है भाषा, वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो है मैथिली जो है बिहार, भारत के बिहार और झारखंड राज्य में नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और यह हिंद आर्य परिवार का एक सदस्य भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मैथिली इसका आंसर कर देंगे। अगला सवाल देखिए शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? अगर यदि किन्हीं को इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा या फिर अगर यदि किन्हीं को लगेगा कि इसमें दूसरा आंसर हो सकता है तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि बिहार में देखिए संथाली तो बोली नहीं जाएगी, बोडो वहाँ पे कम लोग बोलते हैं। एक बच गया मैथिली, एक बच गया भोजपुरी। ठीक है, तो अब मैथिली 1 नंबर में आएगा, भोजपुरी 2 नंबर में आएगा। अगर यदि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है या फिर इसका आंसर आप सटीक बताना चाहते हैं कोई दूसरा चीज़, तो आप हमें कमेंट करिएगा, लिखिएगा 66 आंसर ये। ठीक है, थोड़ा विस्तार में लिखिएगा ताकि जो भी लोग कमेंट आपका पढ़े उनको भी समझ में आ जाए। समझे। चलिए अगला सवाल 67 नंबर। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थी? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भोसले 1630 से लेकर के 1680 तक भारत के महान राजा और रणनीतिकार ये रहे थे और शिवाजी महाराज की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गया था और उस समय शिवाजी का उत्तराधिकार जो है संभाजी को मिला था और शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था संभाजी। समझे, तो आंसर करेंगे यहाँ पे थी लिखा हुआ, यहाँ पे था होना चाहिए, फिर थे होना चाहिए। ठीक है, तो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर करेंगे आप लोग इंडोनेशिया। सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है और मलय समूहों में यह जो है सबसे बड़ा और मलाया जल संधि यानी कि मलक्का जिसको आप कहते हैं कि ठीक पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सवाल आपको यही पूछेगा कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया आप लोग सही आंसर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा लंबा सवाल पूछने का संभावना नहीं है। अगला सवाल देखिए हाइड स्पीच का युद्ध जो है किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था? 69 क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ये करेंगे सिकंदर और पोरस के बीच में। हाइड स्पीच का युद्ध जो है 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं, ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसमें जो है सिकंदर और पोरस के मध्य में लड़ा गया था और इसे जो है झेलम या फिर वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला सवाल हम लोग करेंगे 70 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सीमा है वो कौन सी है? अभी तक जो हम लोग विचार बना रहे हैं कि भैया थर्ड वर्ल्ड वार कहीं नहीं हो जाए, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, ये हम लोगों को भी डर है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, यूक्रेन, ईरान है ना, तो सभी लोग लड़ाई कर ही रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोग शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ रणनीतिक तरह से कह सकते हैं, राजनीतिक भी कह सकते हैं कि यहाँ के मजबूत है और किसी को जो है चढ़ने नहीं दे रहे हैं भारत में, नहीं तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम लोग को राजनीति में नहीं घुसना है। प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सीमा रही वो रही 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। ठीक है, समझ गए। और अभी इसको आप इतना ही याद रखिएगा। चलिए 1914 से लेकर के 18 तक, लंबा कहानी में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, अभी हम लोगों को प्रैक्टिस सेट ही करना है। आपको बता दें कि ये जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो है ये शाम में 7 बजे डेली आता है
और अगर यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो कछपाल का परीक्षा आपका होगा और फील्ड वर्कर का जो परीक्षा होगा उसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट का क्या है तैयारी करना चालू कर चुके हैं। तो आप इसका भी प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा। अगर यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इसी तरह का वीडियो विस्तार में सब कुछ पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे? 71 नंबर सवाल आपको आंसर करना है 331। ठीक है, अनुच्छेद जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो आर्टिकल 331 के तहत जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को जो है संसद के लिए नामित किया जाता था, और वही जो है अनुच्छेद 333 के तहत इस समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में भी जगह दी जा सकती थी। तो अनुच्छेद 331। ठीक है, उसके बाद देखिए 72 नंबर सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? तो देखिए कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र राज्य के एक जगह है जिसका नाम है महाबालेश्वर के समीप में पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। तो महाबालेश्वर आप लोग कर दीजिए इसका आंसर, और कहाँ पर ये स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक नदी है। 73 नंबर सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? 73 नंबर आप लोग सही करेंगे, माउंट बेटन योजना के तहत। ठीक है, भारत का विभाजन जो है माउंट बेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान जो है अधिराज्य नामक 2 जो है अपना अपना जो है उपनिवेश बना दिया जाए। ठीक है, और उसको उनको जो है ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यही सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराया था? मोहनजोदड़ो, इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी किताब में पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और मोहनजोदड़ो की जो है खोज प्रसिद्ध इतिहासकार रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। आप लोग का आंसर करना है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? 75 नंबर का सवाल आप लोग करिए, राजस्थान राज्य में। इंदिरा गांधी नहर भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, और यह जो है भारत ही नहीं अभी तो विश्व की सबसे लंबी नहर भी है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे राजस्थान में हरित क्रांति ला दी। और इस विशाल नहर की कल्पना सबसे पहले 1948 में तत्कालीन बीकानेर राज्य के सचिव और मुख्य अभियंता जिनका नाम था स्वर्गीय श्री कंवर सेन के द्वारा की गई थी, और उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर भी है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर मूल रूप से कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य से स्थित है। 76 नंबर सवाल देखिए, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में स्थित है? पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य कहिए या फिर आप लोग पाक स्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र जिसका नाम है श्रीलंका, आप लोग जानते ही होंगे है ना, कि उत्तरी भाग के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण संधि है पाक जल डमरू मध्य। आंसर करेंगे भारत एवं श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे पाक है तो आप लोग कंगाल देश का नाम नहीं याद कर लीजिएगा, पाक मतलब ये बेकार। ठीक है पाक मतलब पाक इसका जल डमरू इसका नाम है। ठीक है, लेकिन पाक से पाकिस्तान का संबंध बिल्कुल भी नहीं है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा आपको पता होगा, गुजरात राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा है, इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% हिस्सा इसी के पास है। अगला सवाल देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अध्यक्ष यहाँ पे लिखा हुआ, जबकि हमको लग रहा है कि अध्यक्ष होना चाहिए। भारत में विदेशी मुद्रा का अध्यक्ष कौन है? 78 नंबर का जो आपको आंसर करना है आरबीआई करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने एवं प्रकट स्तर को उनके उन्नत करने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन एवं संबंध में से एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। मतलब सीधा सीधी समझिए कि आरबीआई ही इसको आपका आंसर याद रखना है। 79 नंबर देखिए, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? 79 आपको आंसर करना है बीपी सिंह। ठीक है, क्या करना है? बीपी सिंह।
वर्ष था 1985-86 का, और बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री जिनका नाम था वीपी सिंह, उनको मतलब उन्हीं के द्वारा जो है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपका है जादू टोना, जो हर जगह भी चलता है, आप लोग देखेंगे कितने बाबा लोग इसमें कितना पैसा कमा लेते हैं, है ना। तो जादू टोना का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? 4 वेद है हमारा, कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पे चारों वेदों का नाम लिखा हुआ है। और इन चारों वेदों में से जादू टोना का जो बात लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि वगैरह का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जो है मंत्र तंत्र का विशेष वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? माने कि भारत में अगर यदि कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो कितना उम्र इसका हो जाना चाहिए तो ये राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? 81 नंबर का आपको आंसर करना है, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ठीक है। वह नागरिक जो भारत का नागरिक हो, चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, जिनका आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, वह जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इतना चीज़ों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिए आपका, वांडीवास का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? वांडीवास का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1760 ईस्वी में, ठीक है। 1760, समय था 22 जनवरी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वांडीवास युद्ध, ठीक है। 83 देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 83 कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। पृथ्वी दिवस जो है एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 22 अप्रैल को दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है इसे, और इसकी स्थापना जो है अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में किया था, ठीक है। चलिए 22 अप्रैल आप लोग को याद रखना है। 84 देखिए, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत, इनमें से कितने वर्ष का अंतर है? तो आप लोग को आंसर करना है विक्रम संवत और शक संवत जो है आपस में अंतर जो है इन लोगों का वो है 135 वर्ष का, ठीक है। कितने वर्ष का है? 135 वर्ष का। चलिए अगले सवाल की जो हम लोग बढ़ेंगे 85 नंबर, राज्यसभा का विघटन कब होता है? राज्यसभा का विघटन, ये देखिए राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई चीज़ है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता है, समझे, कभी विघटन इसका नहीं हो सकता है। और अभी नीतीश कुमार कहाँ पे जा रहे हैं? तो राज्यसभा में जा रहे हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य हर साल जो है, हर 2 साल में जो है अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, और इस कारण राज्यसभा के सभी सदस्य ना तो एक साथ पद छोड़ते हैं, और इसी कारण जो है राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं हो सकती है। लोकसभा हो सकती है, विधानसभा हो सकते हैं, सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होगा, ये अस्थायी सदन है। अगला सवाल है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 86 नंबर, ऑप्शन करेंगे ऑप्शन सी कोयम्बटूर, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में आपका स्थित है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? 87 का आप लोग क्या आंसर करेंगे? अशोक का करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? 88 का आप लोग आंसर करेंगे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 89, सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 89 का क्या आंसर आप लोग करेंगे? ऑप्शन डी कर देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो है 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारा जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और अगला सवाल आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार, ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। तो 90 नंबर का आपको आंसर करना है राजगीर में, ठीक है। वेन सांग के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। और स्तूप जो है मौर्यकालीन भारत की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण देन है।
स्तूप निर्माण की संस्कृति सबसे पहले बौद्धों ने अपनाई और विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है और यह शांति स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर राजगीर पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। स्तूप में बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक सफेद संगमरमर पत्थर से बना है और यहाँ रोपवे झूला के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और इस जगह का नाम है राजगीर। कभी नहीं घूमे हैं तो राजगीर जाकर के जरूर घूम लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स 40 सवाल आपका कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी आपका समाप्त होता है, एंड होता है। अगर यदि आप इस तरह का वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।